क्या हो अगर एक अकेली लड़की की गाड़ी किसी सुनसान रास्ते में बंद हो जाए और कोई अनजान सा बंदा उसकी मदद करने की बात करे। इस कहानी में ऐसे ही कुछ हादसे दिखाए गए हैं जिसे देखकर आपको किसी अनजान इंसान से मदद लेने से पहले 100 बार सोचना होगा। कहानी के शुरुआत में हम सेरेना नाम की एक लड़की को देखते हैं। ऑफिस से घर जाते वक्त उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते में ही बंद हो गई। उससे पहले कि वह गाड़ी से उतरती, एक इंसान जिसने काले रंग का रेनकोट पहना था वह आकर सेरेना से कहता है कि मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। सेरेना के मना करने के बावजूद वह इंसान जबरदस्ती गाड़ी बनाने लगता है। यह बात सेरेना ने अपने बॉयफ्रेंड किम को भी बताई थी। किम एक डिटेक्टिव ऑफिसर है। किम का मानना था कि सेरेना को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, शायद वह इंसान एक नेक दिल इंसान होगा जो बिना कुछ मांगे तुम्हारी गाड़ी ठीक करने में लगा है। सेरेना को तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कुछ देर की मेहनत के बाद वह अनजान शख्स सेरेना को आकर कहता है कि गाड़ी पूरी तरह बर्फ में दबी हुई है, चाहे तो सेरेना उसके साथ चल सकती है। पर सेरेना ऐसे ही किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं कर सकती। वह अनजान शख्स बहुत ही अजीब था। जाने से पहले उसने सेरेना को एक स्माइल दी, जैसे वह इसी पल के ही इंतजार में था। सेरेना देखती है कि उस अनजान शख्स की गाड़ी अब भी सेरेना की गाड़ी के बगल में है। शायद वह शख्स सेरेना का ही इंतजार कर रहा था। डर के मारे सेरेना ने अपनी गाड़ी की लाइट ऑन कर दी। तभी हम देखते हैं कि वह अनजान शख्स एक बड़े हथौड़े की मदद से सेरेना की गाड़ी को तोड़ने लगा। यह देख सेरेना गाड़ी के दूसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वह दरवाजा दीवार के कारण बंद पड़ा था। वह अनजान शख्स गाड़ी में घुसकर सेरेना के सर पर उस बड़े हथौड़े से मारने लगता है, जिससे सेरेना वहीं बेहोश हो गई। सीन चेंज होता है और हम दोबारा सेरेना और उस अनजान शख्स को देखते हैं। यह अनजान शख्स एक साइको किलर था। हमें दिखाया जाता है कि सेरेना पूरी नंगी है। साइको किलर यह काम पिछले कुछ सालों से कर रहा है। सड़क में दिखी किसी भी लड़की को मदद के बहाने वह अपने कैंप में लाकर उनके साथ मजे करता, फिर अंत में उन्हें मार देता था। आज दुर्भाग्य से सेरेना उसकी शिकार बन गई है। मरने से पहले सेरेना किलर से जान की भीख मांग रही थी। दरअसल सेरेना प्रेग्नेंट भी थी। वह अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है, पर किलर बहुत ही बेरहम दिल का था। उसने सेरेना को मार दिया, फिर उसके बॉडी के सारे अंगों के छोटे छोटे पीस करके एक बास्केट में भरने लगा। अगले दिन एक बच्चे के हाथ काले रंग का प्लास्टिक लगा था। वह देखता है कि प्लास्टिक के अंदर किसी इंसान का कान है। यह मालूम पड़ते ही जापान के बड़े बड़े न्यूज वाले और पुलिस वाले जांच करने आए थे। उन्हें पता चला था कि बच्चे को जो कान का टुकड़ा मिला था वह लड़की का है। पर जापान में कुछ दिनों से काफी लड़कियां किडनैप हुई हैं। हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चीफ रायन भी यहाँ आया है। दरअसल रायन सेरेना का पापा है। उसे डर था कि शायद वह कान उसकी ही बेटी का है। वह अपनी बेटी का कान पहचान सकता है। कुछ देर छानबीन के दौरान एक डिटेक्टिव को नदी के अंदर किसी इंसान का सर दिखाई पड़ता है। सर को पलटकर देखने पर पता चलता है कि यह सर सेरेना का ही है। रायन और किम दुखी हालत में बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने करीबी इंसान को खो दिया। रायन किम के हाथों को पकड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं एक डिटेक्टिव चीफ होने के बावजूद अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। किम को पता है कि गलती रायन की नहीं है, गलती तो उस इंसान की है जिसने अपने मजे के लिए सेरेना को मार दिया। सेरेना की मौत के एक दिन बीतते ही किम अपने सीनियर से छुट्टी मांगने आया था। सीनियर किम को 1 महीने की छुट्टी देने को भी तैयार था, पर किम को इतने लंबे वक्त के लिए छुट्टी नहीं चाहिए। वह कहता है कि मुझे बस 1 हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर ही मैं इस हादसे से उबर पाऊंगा। छुट्टी लेना तो किम का बहाना है। दरअसल इसी 1 हफ्ते के अंदर वह सेरेना के मुजरिम को पकड़ना चाहता था। हम देखते हैं कि किम उन 4 साइको क्रिमिनल्स का फोटो देख रहा है। पुलिस को लगता है कि इन्हीं 4 में से कोई एक है जो यह काम कर सकता है। उसके बाद किम दबे पांव किलर नंबर 1 के घर आया है। मौके के वक्त में किम ने उसके ऊपर हमला कर दिया। किम ने अपने स्कूल के वक्त में बहुत सारे फाइटिंग स्किल्स सीख ली थी। इसी के कारण किम ने क्रिमिनल को बड़े आराम से चारों खाने चित कर दिया। सेरेना के बारे में पूछने पर किलर नंबर 1 कहता है कि इस हादसे के अंदर उसका कोई हाथ नहीं है। भले ही क्रिमिनल ने सेरेना को न मारा हो, पर उसने सेरेना जैसी और भी लड़कियों को मारा था। इसी बात पर किम किलर नंबर 1 के मेन पार्ट पर हथौड़े से मारने लगता है। किलर नंबर 1 की इतनी बुरी हालत देख किम का सीनियर उसे देखने मेडिकल आया था। दरअसल उसे और उसके ग्रुप को किलर नंबर 1 ने ही बुलाया है। किलर नंबर 1 अपने आप को पुलिस के हाथों सौंप देना चाहता है। किम के सीनियर को पता करना था कि आखिर कौन है जिसने इतने बड़े मुजरिम को सरेंडर करने की हालत में छोड़ दिया है। जिसने किलर नंबर 1 को मारा था वह किम है। किम आज दूसरे किलर का पीछा कर रहा था। यह दूसरा किलर एक डिलीवरी बॉय है, पर उनमें से कोई भी किलर ये नहीं मान रहा था कि उसने सेरेना को मारा है। अब एक आखिरी किलर बचा है। यह किलर वही किलर था जिसने सेरेना की जान ली थी, पर यह बात किम को पता नहीं है। सीन चेंज होता है और हम एक और लड़की को देखते हैं। गाड़ी न मिलने के कारण वह सुनसान सी सड़क पर किसी गाड़ी के इंतजार में थी। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान स्कूल बस लेकर उस लड़की के सामने रुक गया। वह इंसान वही किलर है
जिसने पहले सेरेना को मारा था। लड़की सोल सिटी जाना चाहती थी। किलर कहता है कि वह भी सोल की तरफ ही जा रहा है। लड़की चाहे तो उसके साथ जा सकती है। क्योंकि किलर ने स्कूल बस पकड़ा था, इसलिए लड़की बिना हिचकिचाए किलर के साथ बैठ गई। किलर लड़की को सोल के रास्ते नहीं बल्कि दूसरे रास्ते ले जा रहा था। लड़की के पूछने पर किलर कोई जवाब नहीं देता। जिस हथौड़े से उसने सेरेना को मारा था, उसी हथौड़े के सहारे उसने इस लड़की को भी मार दिया। सुबह किम उस किलर के घर आया था। किलर के घर पर उसकी मॉम, डैड और उसका एक बेटा था। किम यहाँ एक डिटेक्टिव बनकर नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनकर आया है। किम कहता है कि मुझे उस इंसान के बारे में जानना है जिसने यह इंश्योरेंस लिया है। यह सुन किलर की मॉम किम को किलर के जवानी की कुछ फोटो दिखाती हैं। जवानी में किलर काफी हैंडसम था। किलर का नाम हमें ली बताया जाता है। किम को ली का नंबर चाहिए था। ली की मॉम कहती है कि उनके पास ली का नंबर नहीं है। ली की मॉम का कहना है कि ली बहुत सालों से घर नहीं आया है। ली के इस वक्त के फोटो देखने के बाद उसकी मॉम डर जाती हैं। वह कहती हैं कि ली पहले ऐसा नहीं था, न जाने अब उसे क्या हो गया है। ली के बेटे के सहारे किम को ली का पता भी मिल गया है। वह ली के घर पर खोजबीन करने लगा। शायद उसे कुछ सबूत मिल जाए जिससे पता लगे कि ली ही कातिल है। वह देखता है कि ली का बेसमेंट पूरा खून से लथपथ है और यह खून ताजा था। शायद ली ने कुछ देर पहले ही किसी की जान फिर से ले ली। ड्रेन के अंदर किम को वह रिंग दिखाई पड़ती है जो रिंग उसने सेरेना को प्रपोज करते वक्त दी थी। रिंग को देखकर उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगी, जिसके कारण किम इमोशनल होकर रो पड़ा। कुछ लड़कियां स्कूल की छुट्टी होने पर घर जा रही थीं, पर उनका बस ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि ली था, वही कातिल जिसने ढेर सारी मासूम लड़कियों की जान ली थी। आज और भी कुछ लड़कियां उसका शिकार बनने वाली हैं, पर ली को यह पता नहीं था कि उसके स्कूल बस पर किसी ने एक गैजेट लगाया है जिससे ली का लोकेशन ट्रैक होता रहेगा। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की को ली ने गड्ढे के अंदर हाथ पैर बांध कर रखा था। आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसे आज नाजुक शरीर वाली लड़की का शिकार करने मिलेगा। दरअसल ली ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके जवानी के वक्त लड़कियां उसे भाव नहीं देती थीं, जिसके कारण वह डिप्रेशन में जाने लगा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह सारे खूबसूरत लड़कियों का मजा लेकर उन्हें मार देगा। ली उस लड़की के साथ गलत काम करने ही वाला था, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। जैसे ही उसने अपने बेसमेंट की लाइट ऑन की, वहाँ किम था। दरअसल ली के बस पर जिसने लोकेशन ट्रैकर लगाया था वह किम ही है। ली पूछता है, क्या तुम पुलिस वाले हो? शायद तुम यहाँ अकेले आए हो। किम के आंखों में एक बदले की आग थी। ली कहता है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस वाले ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया, पर किम एक गलत आदमी से पंगा ले रहा है। कहते ही ली एक बड़ा चाकू लेकर किम को मारने दौड़ता है। बचपन में कई तरह के मार्शल आर्ट सीखने के कारण किम ने ली को बुरी तरीके से पीट दिया। किम चाहे तो ली को यहीं मार सकता है, पर वह ऐसा करना नहीं चाहता था। वह ली को एक दर्द भरी मौत देना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि किम ने ली के मुंह के अंदर एक लोकेशन ट्रैकर टैबलेट डाल दिया। होश में आने के बाद ली देखता है कि वह वही गड्ढे में है जहां वह लड़कियों के साथ गलत काम करता था। वह किम के बारे में सोचकर हंसने लगा। उसे लगता है कि किम एक साइको था क्योंकि किम ने उसे बुरी तरह पीटकर कुछ पैसे भी छोड़ दिए थे। सीन चेंज होता है और हम ली को देखते हैं। आज ली चेकअप के लिए सोल सिटी के एक अस्पताल आया था। वहाँ के डॉक्टर का मानना है कि ली को सॉकर ध्यान लगाकर खेलना चाहिए। दरअसल ली ने झूठ बोला था कि उसे चोट सॉकर खेलने से लगी है। डॉक्टर ली को बार बार बेटा कह रहा था, पर ली को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी आदमी उसका मजाक उड़ाए और नीचा दिखाए। ली को लगता है कि बेटा कहकर डॉक्टर उसका मजाक बना रहा है। ली कहता है कि तुम अपना जुबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। अगर फिर से तुमने मुझे बेटा कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रिसीप्ट लेने के दौरान ली की नजर एक खूबसूरत सी 22 साल की नर्स पे चली जाती है। ली जानना चाहता है कि उस नर्स का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। नर्स के मना करने पर ली कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रही हो। आखिर इतनी सुंदर लड़की का कोई बॉयफ्रेंड कैसे नहीं होगा। ली को लगता है कि इस नर्स को लड़के पटाना नहीं आता। ली उस नर्स को लड़के पटाने की तरकीब सिखाना चाहता है, इसलिए वह उस नर्स को एक बंद कमरे में ले आया था। ली चाहता था कि नर्स पहले अपना कपड़ा उतारे, पर नर्स यह करना नहीं चाहती थी। ली के खौफ देने के कारण नर्स ने अपना कपड़ा उतार दिया। अब ली कहता है कि उसे अपनी ब्रा भी उतारनी चाहिए। यह सुनकर नर्स रोते हुए ली से माफ कर देने की भीख मांगने लगी, पर ली ऐसा सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता। नर्स के बार बार मना करने के कारण ली गुस्सा हो गया और उस नर्स के साथ जबरदस्ती करने लग गया। तभी हम देखते हैं कि किम भी वहाँ आ गया है। आते ही उसने ली को धोना चालू कर दिया। इस बार फिर से किम ने ली को अधमरा कर दिया था। किम कहता है कि तुम इतना कमजोर मत बनो, आगे तुम्हारी जिंदगी और भी दर्दनाक होने वाली है। कहते ही किम ली के पैरों पर एक सुई डालने लगा। दर्द के कारण ली जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे आज तक इतना दर्द कभी महसूस नहीं हुआ था। किम ने उसे बुरी तरह पीटने के बाद फिर से एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि किम को सेरेना के पापा ने कॉल किया था। वह कहता है कि कुछ पुलिस वाले सेरेना के कातिल का पीछा कर रहे हैं और पुलिस वाले को लगता है कि और कोई अनजान शख्स भी उस कातिल के पीछे पड़ा है। सेरेना के पापा कहते हैं कि तुम्हें यह सब रोकना होगा, बदला लेकर कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। सेरेना का पापा कॉल काटने ही वाला था, तभी सेरेना की बहन फोन छीन कर कहती है कि जब भी
मैं बाहर जाती हूँ मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब तुम्हें यह सब बंद करना होगा। इस बात को सुनकर किम के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ली को हम उसके दोस्त के घर पर देखते हैं। मिस्टर मीट जो ली का दोस्त था वह इंसानों को मारकर उनका मीट खाया करता था। मिस्टर मीट जब भी टेंशन में होता है वह रो देता था। मिस्टर मीट के साथ उसकी बीवी भी रहती थी। मिस्टर मीट कहता है कि क्या तुम्हें वह दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? हम एक मिलिट्री आर्मी बनना चाहते थे ताकि दुनिया की ऐसी तैसी कर सकें। किम भी मिस्टर मीट के घर के बगल आ गया था क्योंकि आज फिर उसे ली को पीटना है। किम के बारे में सुनने के बाद मिस्टर मीट कहता है वह किम नाम वाला बंदा बिल्कुल हमारे तरह है। उसे भी अपने शिकार को छोड़ने और मारने में मजा आता है। शायद इस बार तुम्हारा बैंड बजने वाला है, कहकर मिस्टर मीट ली का मजाक बनाने लगता है। ली गुस्सा था पर वह मिस्टर मीट को पीट भी नहीं सकता क्योंकि वह उसका बचपन का यार है। किम एक असली शिकारी है और इस बार उसने तुम्हें चुना है। एक असली शिकारी का शिकार करने में ही मजा है। यह सब ली को रोमांचक लगता है। मीट ने और एक शिकार किया था। आज उसके हाथ एक खूबसूरत सी लड़की लगी है। लड़की के नखरे दिखाने पर मिस्टर मीट कहता है कि तुम चुपचाप नहीं बैठी तो यह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होगा। ना तो मैंने तुमसे जायदाद मांगी है ना तो पैसे। वह लड़की को मारने ही वाला था, तभी अचानक उसका म्यूजिक प्लेयर बंद हो गया। दरअसल मिस्टर मीट को म्यूजिक सुने बिना यह काम करने में सुकून नहीं मिलता था। पहले कभी उसका म्यूजिक प्लेयर अचानक से बंद नहीं हुआ था। म्यूजिक प्लेयर ठीक करते ही वह देखता है कि लड़की टेबल से गायब है। दरअसल यह काम किम का था। किम को देखते ही मिस्टर मीट ने अजीब सा शक्ल बनाकर उस पर हमला कर दिया। पर किम एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए बिना कोई दिक्कत के उसने मिस्टर मीट को हरा दिया। हराने के बाद किम ने मिस्टर मीट के पैरों और हाथों को सिल्क से बांध दिया। किम कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे तुमने बाकी बेगुनाह लोगों को मारा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ली अपने हाथ में एक गन ले आया था। आते ही उसने किम के ऊपर फायरिंग कर दी पर किम उससे बच गया क्योंकि ली के हाथ में गन था। किम ने समझदारी दिखाई और वह वहाँ से भाग निकला। पर मिस्टर मीट का घर इतना बड़ा था कि किम को रास्ते पहचानने में दिक्कत हो रही थी। कुछ गलियों से गुजरने के दौरान मिस्टर मीट ने दोबारा से किम पर हमला कर दिया, पर इस बार किम उसे नहीं छोड़ सकता था। एक बड़े हथौड़े की मदद से किम ने मिस्टर मीट को बुरी तरह धोया। किम को एक परछाई दिखाई देती है। परछाई के हाथों में एक गन भी है। वह परछाई किसी और की नहीं बल्कि ली की थी। किम ने कुछ कीलें परछाई पर छितरा दी और वह छुप गया। कीलें चुभने के कारण ली फर्श पर ही गिर पड़ा। मौके का फायदा उठाकर उसने ली को दोबारा मारना चालू किया। इस बार तो किम बहुत गुस्से में था। पुलिस वाले और कुछ एम्बुलेंस मिस्टर मीट के घर आए हुए थे। आखिर कौन है जो इन अपराधियों को इतनी बुरी तरीके से धो रहा है? किम ने मिस्टर मीट की लड़की को भी नहीं छोड़ा। किम के सीनियर को पता चल गया था कि वह अपराधियों को धोने वाला व्यक्ति कोई अनजान नहीं बल्कि किम है। किम का सीनियर रिस्पेक्ट दिखाते हुए सेरेना के पापा को कहता है कि सर अब आखिरी भरोसा आप पर ही है। आप ही किम को यह सब करने से रोक सकते हो। एक अपराधी को मारने के लिए कोई भी अपराधी नहीं बन सकता। फिर हम किम को देखते हैं। कल के झगड़े में उसे बहुत गहरा चोट लगा था। किम का जूनियर किम से कहता है कि आपको यह सब छोड़कर ली को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पर किम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सेरेना से प्रॉमिस किया था कि ली को भी उतना ही दर्द मिलेगा जितना सेरेना को मिला था। किम का जूनियर लोकेशन ट्रैकर के बारे में बोल ही रहा था, तभी किम उसे चुप कर देता है। किम को डर था कहीं ली को पता न चल जाए कि उसके पेट के अंदर एक लोकेशन ट्रैकर है। अगर ली को इसके बारे में पता चला तो किम का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। किम का जूनियर कहता है कि किम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ली अभी बेहोश है। मेडिकल रिपोर्ट के दौरान उन्हें पता चला है कि ली कम से कम और एक दिन बेहोश रहेगा, पर उन्हें पता नहीं था कि ली बेहोश नहीं बल्कि वह तो बेहोश होने का ढोंग कर रहा था। ली वह रात याद करता है जिस दिन वह पहली बार किम से मिला था। उस दिन किम ने उसके मुंह के अंदर कुछ डाल दिया था। ली हंस रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके पेट के अंदर एक लोकेशन ट्रैकर है। ली कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, क्या तुम अपना नाम मेरे मुंह से सुनना चाहोगे? कहते ही ली ने किम की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने रख दी। ली को पता है कि किम सेरेना का बॉयफ्रेंड है। ली कहता है कि सेरेना ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वह प्रेग्नेंट है। तुमने मुझे कम समझकर गलती कर दी। ली को सेरेना के पापा और बहन के बारे में भी मालूम पड़ गया था। यह सुनकर किम ली के लोकेशन की तरफ जाने लगता है। ली यहाँ अपने टॉयलेट के अंदर हाथ मार रहा था। दरअसल लोकेशन ट्रैकर उसे टॉयलेट के अंदर ही मिलेगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे कैप्सूल के आकार में वह लोकेशन मिल ही गया जिससे किम उसका पीछा करता था। उसके बाद ली ने बाथरूम के अंदर जाकर एक बेगुनाह इंसान को मार दिया और वही कैप्सूल उसके मुंह में घुसेड़ दिया जो अभी उसने अपने टॉयलेट से निकाला था। ली के निकलते ही किम वहां आ गया था क्योंकि ली के पास अब वह कैप्सूल नहीं है। किम का सीनियर मेडिकल में था। वह कहता है कि इन लोगों की हालत देख मुझे इंसान होने पर भी घिन आता है। जाते वक्त उसे एक कॉल आता है। यह कॉल उसके ही डिपार्टमेंट की तरफ से आया था। उन्हें पता चला है कि ली आज अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है। यह जान किम का सीनियर और बाकी लोग डिपार्टमेंट
की ओर जाने लगे। उस हॉस्पिटल में किम भी आया था। दरअसल वह यहाँ मिस्टर मीट से मिलने आया है क्योंकि मिस्टर मीट ली का खास दोस्त है और उसे पता होगा कि ली इस वक्त कहाँ हो सकता है। किम के पूछने पर मिस्टर मीट कहता है कि तुमने एक गलत आदमी से पंगा लिया है। ली को मैं पहले से जानता हूँ, वह एक शिकारी है और सिर्फ शिकार करना जानता है। सेरेना के डैड और उसकी बहन को मारने के बाद वह खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। किम का दिमाग पहले से ही घुमा पड़ा था। यह सुन उसने मिस्टर मीट का मुंह फाड़ दिया। किम ने सारा बात उसके सीनियर को बोल दिया था। यह सुनते ही सीनियर गुस्सा हो गया और किम से कहने लगा, अगर सेरेना के पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद किम आकर देखता है कि सेरेना के घर के बाहर काफी लोग इकट्ठा थे। उसे पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। किम देखता है कि उसका सीनियर भी अंदर ही था। किम के आते ही सीनियर उस पर एक जोरदार छांटा बरसा देता है।